नमस्कार, मैं रंजना पूजा यादव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवीगढ़। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है उत्तर आधुनिकता। किन चरणों से होकर हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे उस पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिका की, फिर उत्तर आधुनिकता के उद्भव की चर्चा करेंगे, इसके अर्थ और परिभाषा पर प्रकाश डालेंगे, आधुनिकता व उत्तर आधुनिकता में किस प्रकार का विभेद पाया जाता है उसकी चर्चा करेंगे, उत्तर आधुनिकता की क्या क्या विशेषताएं हैं, वर्तमान समय में यह कितना प्रासंगिक है, किन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है और अंततः किस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। चलिए आइए तो हम देखते हैं उत्तर आधुनिकता की। 20वीं शताब्दी के दूसरे चरण में समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे हम राजनीतिक बात करें, सामाजिक बात करें, सांस्कृतिक बात करें, धार्मिक बात करें, एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन ने आधुनिकतावाद की विचारधारा को जहां एक चुनौती दी, वहीं एक नवीन सांस्कृतिक परिदृश्य समाज में लाकर खड़ा कर दिया। इस परिवर्तित नवीन सांस्कृतिक परिदृश्य ने व्यक्तिवादिता, वस्तुनिष्ठतावाद, तर्कवाद, इन सारी विचारधाराओं के स्थान पर भावना प्रधानता, बहुलवादी दृष्टिकोण, संशयवाद, इन नवीन विचारधाराओं को स्थापित कर दिया और इन आधारों पर उत्तर आधुनिकता अस्तित्व में आई। अब इसके आने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह विचार करें कि उत्तर आधुनिकता वस्तुतः दो शब्दों से मिलकर बना है, जिससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि उत्तर आधुनिकता आधुनिकता के उपरांत की एक अवस्था है। तो इस पर थोड़ा सा हम आधुनिकता पर एक बार प्रकाश डाल लें कि आधुनिकता क्या है और उसके बाद फिर हम उत्तर आधुनिकता की चर्चा करेंगे। वास्तव में 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास का जो समय है वह यूरोप में आधुनिकता के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इस दौरान भाप के इंजनों का निर्माण हुआ था। हमने यातायात और संचार के नवीन साधन अपनाए थे। औद्योगिकीकरण होना प्रारंभ हो गया था। कुछ नवीन द्वीपों और उपद्वीपों की खोज की गई थी और तर्क की प्रधानता थी, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की प्रधानता थी, वैज्ञानिकवादी सोच की प्रधानता थी। इन सारी चीजों उत्पादन में हम मशीनों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। अर्थात इस दौरान आधुनिकता धीरे धीरे अपने चरम पर थी। आधुनिकता के इन लक्षणों के साथ साथ एक चीज और समाज में अस्तित्व में आई और वह थी पूंजीवाद। इस पूंजीवाद ने समाज में दो वर्गों को जन्म दिया। एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था सर्वहारा। एक था जिसके पास पूंजी का सर्वस्व वर्चस्व था और एक था जो कि इससे वंचित था। इन वर्गों के कारण धीरे धीरे समाज में शोषण बढ़ा, वर्ग संघर्ष बढ़ा, आर्थिक विषमता बढ़ी, बेरोजगारी की समस्या आई, आत्महत्या के दर में वृद्धि होने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लग गई, अलगाववाद बढ़ने लगा, व्यक्तिगत विघटन, सामाजिक विघटन होने लगा। वस्तुतः बहुत सारी समस्याएं समाज में अपना पैर पसारने लगी और यही वजह है कि उस दौरान अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने एक कल्पना की कि एक ऐसे समाज की कल्पना की जाए जिसमें यह बुराई हो ही ना, मतलब इन बुराइयों से रहित एक समाज की कल्पना की जाए और इसी के कारण उत्तर आधुनिकता अस्तित्व में आई। उत्तर आधुनिकता से अभिप्राय क्या है, इस पर यदि हम चर्चा करें तो उत्तर आधुनिकतावाद किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था या किसी एक सत्ता द्वारा प्रतिपादित तर्क या विवेक के आधार पर घटनाओं के विश्लेषण को स्वीकार नहीं करता है। उत्तर आधुनिकतावाद की यह मान्यता नहीं है कि किसी सत्य की खोज के लिए, किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित निर्धारित मार्ग ही है जिसका अनुसरण करें तभी हमें उस सत्य की खोज होगी। उसका कोई एक तकनीकी स्वरूप को इसकी स्वीकार्यता प्रदान नहीं करता है। उत्तर आधुनिकतावाद से अभिप्राय यह है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, हर व्यक्ति विवेकी होता है, बौद्धिक रूप से सक्षम होता है, हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि और विवेक के प्रयोग के आधार पर घटनाओं का विश्लेषण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उन आधारों पर उसकी सत्य की खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह है उत्तर आधुनिकता। हालांकि उत्तर आधुनिकता एक नवीन अवधारणा है और जटिल अवधारणा है, इसलिए किसी सर्वसम्मत परिभाषा को प्रस्तुत कर पाने में कठिनाई होगी। लेकिन कुछ विद्वानों ने
इस पर कुछ टिप्पणियां की हैं, कुछ ने उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। आइए इस पर प्रकाश डालें तो शायद हमें उत्तर आधुनिकता और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला है माइकल फौकॉल्ट। माइकल फौकॉल्ट ने कहा, हमें ऐसी क्रियाओं, विचारों और इच्छाओं की प्रचुरता रखनी चाहिए, उनके सानिध्य में होना चाहिए, जो स्वीकारात्मक और समानता की अपेक्षा विभिन्न हो। ये क्रियाएं एकता की ओर ना बढ़कर अस्थायित्व की ओर जानी चाहिए। अर्थात माइकल फौकॉल्ट के अनुसार हमें ऐसी क्रियाओं, विचारों और इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए जिनमें विविधता हो, जिनमें बहुलता हो, जिसमें बहुत सारे विकल्प खुले हों। यह अनिवार्यता नहीं है कि उन विचारों में स्वीकार्यता हो, यह अनिवार्यता नहीं है कि उन विचारों में समानता हो, यह अनिवार्यता नहीं है कि उन विचारों में एकता। यह है उत्तर आधुनिकतावाद। एक अगली परिभाषा देखते हैं एंथोनी गिडेंस की। इन्होंने कहा, उत्तर आधुनिकवाद का विश्वास है कि समाज इतिहास या प्रगति द्वारा नियंत्रित नहीं होता। उत्तर आधुनिक समाज बहुलवादी और विविध होता है। इन्होंने भी कहा कि यह बहुलवादी और विविध विचारधारा का समर्थन करता है। इस समाज के विकास का मार्गदर्शन महान वृत्तांत नहीं करते हैं। महान वृत्तांत समाज के विकास का मार्गदर्शन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एंथोनी गिडेंस का मानना है कि जो महान वृत्तांत की बातें की गई हैं आधुनिकतावाद में, वह केवल मिथक हैं, कल्पनाएं हैं, पूरी कल्पना है, कहानियों पर आधारित है, जिनके घटनाकरण की कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है, उसको हम प्रमाणित भी नहीं कर सकते हैं। तो उनका यह मानना है कि इन वृत्तांत के माध्यम से हम केवल अपने अंधविश्वास का, अपनी रीति रिवाजों का, परंपराओं का, जो कि वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, उनको केवल हम सशक्त आधार प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इनका यह मानना है कि यदि हमें समाज में विकास करना है तो वृत्तांत के इन मार्गदर्शन को विलग करना। एक अगली परिभाषा देखते हैं जॉर्ज रिट्जर की। उन्होंने कहा है, उत्तर आधुनिकता वह विशाल अवधारणा है जिसमें ऐतिहासिक काल, नवीन सांस्कृतिक तत्व और सामाजिक दुनिया के बारे में एक नवीन प्रकार का सैद्धांतिकरण सम्मिलित है। अर्थात इनका कहना है कि चाहे ऐतिहासिक काल की बात करें हम, नवीन सांस्कृतिक तत्व की बात करें अथवा नवीन दुनिया, सामाजिक दुनिया की बात करें, इन सभी के लिए हमें एक नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है, एक पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है, एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कि संपूर्णता को लिए हुए हो। अर्थात यह विरचना की बात करता है, या यह बात नहीं करता है कि एक सिद्धांत था, उसको हमने क्या किया, खंडित किया और उसके ऊपर दूसरा नवीन सिद्धांत आरोपित कर दिया। यह इस बात की चर्चा करता है कि यह जो सिद्धांत है उसकी किस प्रकार से पुनर्व्याख्या की जा सकती है, ऐसा कौन सा दृष्टिकोण या पहलू है जो कि इस सिद्धांत के द्वारा छूट गया है, उसकी हम किस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं, यह उत्तर आधुनिकतावाद देखता है। आइए अब देखते हैं जीन लियोटार्ड। जीन लियोटार्ड ने कहा है, वास्तव में उत्तर आधुनिकता केवल अधिकृत व्यक्तियों का अवजार नहीं है, अर्थात अधिकृत व्यक्तियों द्वारा अपने हित में प्रयोग किए जाने वाला यह अवधारणा नहीं है। इसका लक्ष्य विशिष्टता के प्रति हमें संवेदनशील करना है। अर्थात जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति की जो विचारधारा है, हर व्यक्ति की विचारधारा को हमको क्या करना है, सम्मान करना है, उसके प्रति संवेदनशील होना है, उसे स्वीकार करना है। और वे वस्तुएं जो हमें अनुपयुक्त लगती हैं उन्हें उदारता के साथ स्वीकार करने की योग्यता पैदा करना है। अर्थात जो वस्तुएं हमारे अनुकूल ना हो, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसका कि हो सकता है मेरे द्वारा खंडन किया जाए, उस खंडन को भी हमें क्या करना है, स्वीकार करना है, क्योंकि विचारधारा की बहुलता है। आइए अगली परिभाषा देखते हैं अभिजीत पाठक की। इन्होंने कहा है, उत्तर आधुनिकता उस विश्ववादी आधुनिकता के प्रति एक प्रतिक्रिया है जो सामान्यतः प्रत्यक्षवादी, प्रौद्योगिकी प्रधान एवं तार्किक मानी जाती है। अभी हमने कुछ देर पहले यह चर्चा की थी कि उत्तर आधुनिकता आधुनिकता की ही क्या है, एक प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आई है। और आधुनिकता की क्या विशेषता थी कि वह प्रत्यक्षवादी था, उसमें प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था और वह तार्किक मानी जाती थी। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर आधुनिकता अस्तित्व में आई। आगे इन्होंने कहा है, अधिक आसान करके समझना चाहे तो कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकता एक मनः स्थिति है, अर्थात एक प्रकार की विचारधारा है।
गौर करने की बात यह है कि ध्वंसात्मक प्रवृत्ति इसकी एक विशेषता मानी जा सक रही है। ध्वंसात्मक प्रवृत्ति से आशय यह है कि उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता के द्वारा प्रतिपादित जितनी भी ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला की सीमाएं और उपसीमाएं निर्धारित की गई थी, उन सारी सीमाओं और उपसीमाओं का ध्वंस करती है, उसका खंडन करती है। इसलिए हम इसको ध्वंसात्मक प्रवृत्ति कहते हैं। यह एक सत्य को दूसरे सत्य से, सौंदर्य के एक मापदंड को दूसरे मापदंड से, एक जीवन आदर्श को दूसरे जीवन आदर्श से विस्थापित नहीं करती है। अर्थात जो हमने चर्चा की कि एक सिद्धांत प्रतिपादित है, उसको हटा के वह एक नवीन सिद्धांत आरोपित नहीं करती है, अपितु यह विरचना इसका एकमात्र कार्य जान पड़ता है, अपितु वह इसकी पुनर्व्याख्या करती है, नवीन दृष्टिकोण अपनाती है। कुछ ऐसे अर्थ रह गए हैं, शायद वो छूट गए हों, उन मूल अर्थों की विवेचना करती है। इसको हम कहते हैं विरचना। इन सारी परिभाषाओं से एक चीज तो यह स्पष्ट हो ही जाता है कि आधुनिकतावाद के दौरान जितने भी परिवर्तन हुए, उन सारे परिवर्तनों पर सीधा प्रभाव उत्तर आधुनिकतावाद में डाला। चाहे हम केंद्रीयवादी प्रवृत्ति की बात करें, वर्चस्ववादी प्रवृत्ति की बात करें, तार्किकता की बात करें, वैज्ञानिक सोच की बात करें, इन सभी विचारधाराओं पर उत्तर आधुनिकतावाद ने कुठाराघात किया और उन्होंने बल दिया कि समाज के हर उपेक्षित वर्ग के भी विचारों का, तर्कों का उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए। ज्ञान की खोज किसी एक केंद्रित व्यक्तियों पर आधारित नहीं है। सत्य की खोज कुछ निश्चित वर्ग के द्वारा ही की जाए, यह जरूरी नहीं है। मतलब जो केंद्रीकरण था, जो वर्चस्ववादी दृष्टिकोण था, उसका उन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया और समस्त लोगों की विचारधाराओं को स्वतंत्रता प्रदान की कि हर व्यक्ति उस सत्य की खोज करने में सक्षम है। आइए, ये तो हमने देखा अर्थ और परिभाषा। अब हम देखते हैं आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में अंतर क्या है। सबसे पहले अंतर पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला अंतर है कि जो आधुनिकता होती है उसमें विज्ञान का महत्व पाया जाता है। अभी हमने चर्चा की थी कि आधुनिकता के जो लक्षण होते हैं उसमें प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तर्कों की प्रधानता होती है और विज्ञान से तात्पर्य क्या है कि एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति। यदि ज्ञान का संचय एक निश्चित वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर एक निश्चित चरणों से गुजर कर किया जाए तो उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। जबकि उत्तर आधुनिकतावाद का यह मानना है कि ज्ञान की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए किसी निश्चित चरण का उपयोग किया जाए, यह अनिवार्य नहीं है। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, उन्होंने नवीन दृष्टिकोण को अपनाया, उन्होंने सारी मानवीय संवेदनाओं के प्रति महत्व प्रदान किया। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद को मानवतावादी दृष्टिकोण कहा गया। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, यह जो आधुनिकता होती है वो तर्क पर आधारित होती है, क्योंकि अभी हमने बात की कि विज्ञान को महत्व देता है तो स्वाभाविक है यह तर्क पर आधारित होगी, यह विवेक पर आधारित होगी, इसमें तर्क को प्रधानता दी जाएगी। वही उत्तर आधुनिकतावाद तर्कहीनता की बात करता है और वह भावना प्रधान पर आधारित होता है। उसके बाद अगला अंतर हम देखते हैं कि यह विशिष्टवाद होता है जबकि यह संपूर्णवाद होता है। विशिष्टवाद से तात्पर्य क्या है, किसी एक व्यक्ति, सत्ता या संस्था के द्वारा कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन या विवेक और तर्क का इस्तेमाल करते हुए कुछ घटनाओं का विश्लेषण, सत्य की खोज, यह विशिष्टवाद कहलाता है। जबकि उत्तर आधुनिकतावाद संपूर्णवाद पर विश्वास करता है। उनका यह मानना है कि विज्ञान सक्षम नहीं है कि वह संपूर्णता के साथ सत्य की खोज कर सके, वह संपूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उसके बाद है कि आपका आधुनिकता व्यक्तिवादिता पर बल देता है, जबकि हमारी उत्तर आधुनिकता सामूहिकता पर बल देता है। आधुनिकता केंद्र को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि आधुनिकता के अंतर्गत जो लक्षण है वो उसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। आधुनिकता के अंतर्गत जो लक्षण है उसने कहीं न कहीं केंद्रीय प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। केंद्र में स्थापित कुछ लोगों तक ही उसने सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया है, क्योंकि उन्होंने यह बताया कि सत्य की खोज करने का एक निश्चित नियम है। जो इन नियमों का पालन करेगा, जो इस तकनीकी ज्ञान का उपयोग करेगा, वही सिद्धांत का निर्माण कर सकता है। अर्थात उस तकनीकी ज्ञान के लिए कुछ निश्चित वर्ग ही होंगे, कुछ निश्चित लोग ही होंगे, कुछ सीमित लोग ही होंगे। तो यह सत्ता जो समाज के सिद्धांत के निर्माण की सत्ता है वह कुछ लोगों तक ही सीमित करता है। कौन? आधुनिकता। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद केंद्र के विस्थापन की बात करता है। केंद्र के विस्थापन तात्पर्य केंद्र में स्थापित लोगों को हाशिए पर जाने के लिए प्रेरित करता है और हाशिए में स्थापित लोगों को केंद्र की ओर आने के लिए प्रेरित करता है।
मतलब कहीं ना कहीं जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह केंद्र के विस्थापन की बात करता है कि केंद्र के लोगों को हाशिए पर जाना चाहिए और जो अभी तक उपेक्षित वर्ग हैं उनको जागरूक किया जाना चाहिए, उनके दृष्टिकोणों को, उनकी विचारधाराओं का सम्मान किया जाना चाहिए और अब उन्हें केंद्र में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह हो गया विस्थापन। उसके बाद आधुनिकतावाद क्या है? इतिहास का समर्थन करता है। इतिहास का समर्थन करता है कि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो प्रारंभिक बिंदु से ही हम उन घटनाओं के आधार पर वर्तमान की व्याख्या करते हैं। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद कहता है यह एक भ्रामक प्रवृत्ति है। यह जरूरी नहीं है कि जो प्रारंभिक बिंदु था वह वर्तमान के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी हो। उनका कहना है कि हमें इतिहास की पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतिहास ज्यादातर कुछ वर्ग विशेष को ही ज्यादा महिमान्वित करता है, कुछ वर्ग विशेष का ही महिमा मंडन करता है, लेकिन साधारण जन के प्रति उसने कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया, साधारण जन की कोई व्याख्या ही नहीं की है। इसलिए उनका यह मानना है कि हमें इतिहास की वापस से पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। एक अंतिम में देखिए, आधुनिकतावाद केंद्रीयवादी, वर्चस्ववादी व पूंजीवादी प्रवृत्ति का समर्थक है और ये सारी विशेषताओं का विरोध करता है उत्तर आधुनिकतावाद। वह केंद्रवादी प्रवृत्ति का, वर्चस्ववादी प्रवृत्ति का और पूंजीवादी प्रवृत्ति का, इन तीनों ही प्रवृत्तियों का विरोध उत्तर आधुनिकतावाद करता है। तो ये तो हो गया अंतर। अब हम देखते हैं उत्तर आधुनिकता की विशेषताएं क्या क्या है। चलिए अब विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो सबसे पहला इसकी विशेषता है ध्वंसात्मक प्रवृत्ति, जिस पर अभी हमने चर्चा की थी। ध्वंसात्मक प्रवृत्ति से आशय यह है कि यह सभी प्रकार की सीमाओं और उपसीमाओं, उनका कहना है कि ज्ञान को हम किसी सीमा से आबद्ध नहीं कर सकते हैं, ज्ञान को किसी एक विशेष मार्ग से हम आबद्ध नहीं कर सकते हैं। इनकी यह मान्यता है कि चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, कला हो, साहित्य, इसकी कोई निर्धारित सीमा या उपसीमा नहीं होती है। जहाँ पर आधुनिकता ने सीमा निर्धारित की, वहीं से उत्तर आधुनिकता ने अपनी विचारधारा को प्रारंभ किया और उनका कहना है कि हम ये सारी सीमाओं और उपसीमाओं का ध्वंस करता है, विनाश करता है, खंडन करता है। इस वजह से उत्तर आधुनिकतावाद में ध्वंसात्मक की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी विशेषता है कि प्रचलित सिद्धांत को अस्वीकार करना। जितने भी सामाजिक विज्ञान है हमारे, चाहे हम राजनीति शास्त्र की बात करें, चाहे हम समाजशास्त्र की बात करें, चाहे हम मानव शास्त्र की बात करें, उन सारे सामाजिक विज्ञानों में प्रचलित जो सिद्धांत हैं उन सारे सिद्धांतों का खंडन उत्तर आधुनिकतावाद करता है। क्यों करता है खंडन? क्योंकि उनकी यह मान्यता है कि यह विचारकों द्वारा प्रतिपादित एक संकीर्ण विचारधारा है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रतिपादित है, उसका अपना दृष्टिकोण है, यह सर्वकालिक, सर्वस्थानिक और सार्वभौमिक नहीं हो सकता, इसमें संपूर्णता नहीं पाई जाती, इसलिए वह प्रचलित समस्त सिद्धांतों को अस्वीकार करता है। उसके बाद है मार्क्सवाद व प्रकारवादी विरोधी। मार्क्सवाद और प्रकारवाद विरोधी इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने मार्क्स के द्वारा प्रचलित जो वर्ग विहीन समाज की अवधारणा थी वह उसका खंडन करता है, या जो पार्शल्स की अपेक्षित सर्वसम्मति समाज की अवधारणा थी वह उसका खंडन करता है। इनकी यह मान्यता है कि इसमें व्यक्तिवादी सोच को हमें प्रधानता देनी है, इस वजह से समाज खंड 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 में ही विभाजित रहेगा। कभी इस प्रकार की समाज की हम चर्चा नहीं कर सकते जो कि पूरी तरीके से समानता पर आधारित हो, इसलिए वह मार्क्सवाद, प्रकारवाद दोनों का ही विरोध करता है। मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्चेंट, इन सभी के सिद्धांतों की ये आलोचना करते हैं। फिर है वृत्तांत ज्ञान विरोधी। अभी जो हमने कहा वृत्तांत ज्ञान विरोधी इसलिए है क्योंकि इनका यह मानना है उत्तर आधुनिकतावादियों का कि जो वृत्तांत है वह एक प्रकार का मिथक है, एक प्रकार की कोरी कल्पना है, कहानियां हैं जिनकी प्रमाणीकरण के, जिनकी घटनाओं के निश्चित घटित हुई है अथवा नहीं, इसके पीछे कोई निर्धारित साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, और इन वृत्तांतों के आधार पर ही व्यक्ति समाज में कुछ अंधविश्वासों का, रीति रिवाजों का पालन करता है और उनको एक सशक्त आधार मिल जाता है। इस वजह से इनका कहना है कि इन वृत्तांत ज्ञान का हमें खंडन करना चाहिए। अगली विशेषता है आधुनिक कला की अस्वीकृति। आधुनिक कला, इन्होंने कला आधुनिक उत्तर आधुनिकतावाद ने 3 प्रकार की कला बताई। एक बताई धार्मिक कला, दूसरी बताई दरबारी कला और तीसरी बताई पूंजीपति वर्ग के साथ जो कला। कला से तात्पर्य क्या है? चाहे हम नृत्य, संगीत,
चित्रकला, साहित्य की बात करें, ये सब कला के विभिन्न स्वरूप हैं। जो कला का स्वरूप धार्मिक स्थानों पर परिलक्षित होता है उसको धार्मिक कला की श्रेणी में रखा गया। जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाओं में है, खजुराहो के गुफाओं में देखो, कोणार्क के सूर्य मंदिर में आप देख लीजिए, वहाँ पर जितने भी मंदिरों में कलाकृतियाँ उत्कृत की गई हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं का जो प्रादुर्भाव आप देखते हैं उसे धार्मिक कला के अंतर्गत रखा गया। एक उन्होंने कहा दरबारी कला। दरबारी कला से आशय नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो कि दरबारों में अर्थात राजाओं के समक्ष जितने प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है उसको उन्होंने दरबारी कला की श्रेणी में रखा। एक होती है पूंजीपति वर्ग के समक्ष, पूंजीपतियों द्वारा जो अपनाई जाती है कला, पूंजीपतियों द्वारा। उनका कहना है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जो बुर्जुआ वर्ग के द्वारा जिन कलाओं का प्रयोग किया जाता है ये कलाएं विलासिता से पूर्ण होती हैं, सौंदर्य की उपासना करने मात्र इनका उद्देश्य होता है। बाकी जो दो कलाएं होती हैं, धार्मिक और दरबारी कला, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं। ये कलाएं व्यवहारात्मक होती हैं, व्यवहार पर आधारित होती हैं, जो हमारी दैनिक जीवन घटना होती है इन वृत्तांतों पर आधारित होती है। लेकिन जो ये पूंजीपति वर्गों के द्वारा अपनाई जाने वाली कला होती है वह पूरी तरीका विलासिता पर परिपूर्ण होती है। जीवन के उतार चढ़ाव से इनका कोई समन्वय नहीं होता है, जीवन की क्रियाओं से इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार की कला को वह पूरी तरीके से अस्वीकृत करते हैं। अब देखते हैं वैज्ञानिक ज्ञान विरोधी। अगली विशेषता है वैज्ञानिक ज्ञान विरोधी। यह वैज्ञानिक ज्ञान विरोधी इसलिए है दो कारणों से। इनका कहना है कि वैज्ञानिक ज्ञान में संपूर्णता का प्रतिनिधित्व यह नहीं करता है, यह सर्वकालिक सर्वस्थानिक नहीं बोलता है। वैज्ञानिक ज्ञान अपने में ना तो संपूर्णता लिया होता है और ना ही यह सभी लोगों को वैधता प्रदान करता है, यह केवल उन्हीं लोगों को वैधता प्रदान करता है जो कि केंद्र में बैठे हुए हैं, जो वर्चस्व वाले लोग हैं उन्हीं को ही यह वैधता प्रदान करता है। इसलिए ये वैज्ञानिक ज्ञान का विरोध करते हैं। उसके बाद है वाणिज्य ज्ञान की प्रधानता। जो उत्तर आधुनिकतावादी होते हैं वो वाणिज्य ज्ञान की प्रधानता उसमें पाई जाती है। वाणिज्य ज्ञान से आशय यह है कि इनका यह मानना है कि विज्ञान के उद्देश्य अब किसी ज्ञान की खोज करना नहीं है, किसी सत्य की खोज करना नहीं है। विज्ञान का उद्देश्य यह है कि अधिकतम किस प्रकार से उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। किसी भी हम तकनीशियन की, किसी इंजीनियर की या किसी वैज्ञानिक का क्रय अपने उत्पादन कार्यों में इसलिए करते हैं ताकि जो उत्पादन करता है उसको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। उसे वह किसी वैज्ञानिक का अपने उत्पादन कार्यों में इसलिए नहीं लगाता है कि उसे किसी नवीन ज्ञान का सृजन हो। मतलब यहाँ पर जो विज्ञान है वह इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से निवेश और उत्पादन के समीकरणों के बीच में उचित सामंजस्य और संबंध स्थापित किया जा सके। इसलिए कहा गया है कि इसमें वाणिज्य ज्ञान की प्रधानता होती है। उसके बाद है भाषा विज्ञान का प्रयोग। उत्तर आधुनिकतावाद में का यह मानना है कि व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही होती है। इसलिए यह अनिवार्यता है कि इस भाषा का समुचित और सही तरीके से समझ होने के लिए हमें भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस भाषा के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए हमें भाषा विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए और इस भाषा विज्ञान का सही तरीके का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कंप्यूटर की पद्धति को भी स्वीकार किया है और यही वजह है कि उत्तर आधुनिकतावाद का ही एक विशेषता के रूप में कंप्यूटर आज हमारे समक्ष अस्तित्व के रूप में है। उसके बाद अगली विशेषता है विरचनावाद। विरचनावाद से आशय यह है कि उत्तर आधुनिकतावाद में एक जो पहले से प्रतिपादित सिद्धांत हैं या पहले से प्रतिपादित तर्क हैं, विश्लेषण है, व्याख्या है, उत्तर आधुनिकतावाद उनका खंडन करते हुए उन्हें विस्थापित करते हुए नवीन सिद्धांतों को उन पर आरोपित नहीं करता है, वह विरचनावाद करता है। विरचनावाद से तात्पर्य जो सिद्धांत बन चुके हैं उनकी पुनर्व्याख्या करता है या फिर नवीन दृष्टिकोण अपनाता है, या फिर यह भी संभव है कि जिस चीजों को मैंने अपने एक दृष्टिकोण से देखा, जरूरी नहीं मैंने संपूर्णता से अध्ययन किया, कोई ऐसा पहलू रह गया हो जिसकी विवेचना अभी तक ना हो पाई है, उन पहलुओं को, उन मूल अर्थ को देखने और समझने का प्रयास करता है। इस अर्थ में उसे विरचनावाद कहा गया। और इसकी एक अंतिम विशेषता है, एक अगली विशेषता है विकेंद्रीयता।
विकेंद्रिता से आशय क्या है? अभी तक हमने क्या बात की थी कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें? आधुनिकतावाद में। क्योंकि हमने क्या क्या दिया था कि सत्य की खोज एक निश्चित मार्ग से ही होगा, जो उस मार्ग से का अनुसरण करेंगे वही सत्य की खोज कर सकते हैं, वही सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। यही वजह है कि हमने कुछ निश्चित वर्ग तक, एक सीमित वर्ग तक उस ज्ञान के स्रोत को सीमित कर दिया था, केंद्रित कर दिया था। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद क्या बोलता है कि हमें सारे व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए कि वह अपने तर्क और विवेक का प्रयोग करते हुए समस्याओं की, घटनाओं की व्याख्या करे, विश्लेषण करे और सत्य की खोज करे। इसको कहते हैं विकेंद्रीयता, क्योंकि हम सारे व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद अगली विशेषता इसी से मिलती जुलती है, मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण एक प्रकार की लोक संस्कृति, लोकप्रिय संस्कृति है, जहां पर अभी तक हम केवल तर्क की प्रधानता की बात कर रहे थे, हम वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे थे। वहां पर यह मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, मानवीय दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये तर्क के स्थान पर भावना को प्रबलता देते हैं। उत्तराधुनिकतावादियों का मानना है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों में स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने तर्क के आधार पर व्याख्या कर सके और वह अपने सत्य की खोज कर सके। हर दृष्टिकोण का सम्मान किया जाना चाहिए, हर प्रकार की व्याख्या को अवसर दिया जाना चाहिए कि वह सत्य की खोज कर सके। उसके बाद एक अंतिम विशेषता देखते हैं, नव इतिहासवाद। नव इतिहासवाद से तात्पर्य यह है कि उत्तर आधुनिकतावादियों का यह मानना है कि इतिहास की जो व्याख्या की गई है वह अत्यंत ही भ्रामक है। उसमें किसी विशेष वर्ग को ही बहुत ज्यादा महिमान्वित कर दिया गया है, बहुत ज्यादा महिमा मंडित कर दिया है, साधारण जनों के इतिहास में व्याख्या ही नहीं की गई है। और यह भी कहना है उनका कि इतिहास के कई ऐसे बिंदु हैं, क्या प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए हमें इतिहास की वापस से पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए कि जो पहलू छूट गए हैं उनकी भी व्याख्या हो जाए। और यह भी संभव है कि कुछ दृष्टिकोण से हम व्याख्या नहीं कर पाए हैं, तो इन नवीन दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक बार पुनः इतिहास की नवीन व्याख्या की जानी चाहिए। इसको कहते हैं नव इतिहासवाद। तो ये तो हो गई आपके उत्तर आधुनिकता की संपूर्ण विशेषता। अब हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में किस प्रकार से इसका महत्व है, वर्तमान समय में ये कैसे प्रासंगिक है। वास्तव में देखा जाए तो उत्तर आधुनिकतावाद ने उपेक्षित जन की जो सेवा की या उनकी समस्याओं के प्रति जो नवीन दृष्टिकोण दिया वह प्रशंसनीय है और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब इनकी वजह से हर व्यक्ति, विशेष रूप से जो उपेक्षित जन है, चाहे हम नारी समाज की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, दलित वर्गों की बात करें, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुआ, उसने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया, वह राजनीतिक चेतना के प्रति जागरूक हुआ, वह उसे भी पता चला कि अच्छा तर्क, मेरे भी विचारधारा का, मेरे भी दृष्टिकोण का एक विशेष महत्व है, तो वह धीरे धीरे विकास की एक धारा से अपने आप को जोड़ सका। उत्तर आधुनिकतावाद ने न केवल उपेक्षित जनों को उनके विकास की धारा से उन्हें जोड़ा, न केवल उनकी विचारधारा को विशेष महत्व व बल प्रदान किया, अपितु आधुनिकतावाद की वजह से जो समस्याएं समाज में व्याप्त हो गई थी उन समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यानाकर्षण किया। और इस उत्तर आधुनिकतावाद ने एक नवीन दृष्टिकोण दिया, एक नवीन सोच दिया, मानवीय संवेदनाशीलता को बढ़ावा दिया, हर व्यक्ति की विचारधारा को सम्मान दिया, विविधता और बहुलता को उसने बढ़ावा दिया। यही वजह है कि अब किसी भी घटना का हम संपूर्णता के साथ अध्ययन कर पाने में सक्षम हैं। यही वजह है कि हर घटना के हर पक्ष से अब अध्ययन कर पाने में, हर पक्ष से, हर दृष्टिकोण से अध्ययन कर पाने में अब हम सक्षम और सफल हो पाए हैं। और यह एक बहुत बड़ी सफलता है समाज के परिदृश्य में यदि देखें। यही वजह है कि वर्तमान परिदृश्य में उत्तर आधुनिकता हमारी मांग भी है और हमारी आवश्यकता भी है। लेकिन कुछ आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। मुख्यतः इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि अभी हम यह बात करते हैं कि अभी तक हम क्या करते थे कि किसी एक व्यक्ति, संस्था या सत्ता के द्वारा जो भी प्रतिपादित सिद्धांत थे उसका अनुकरण कर लेते थे। हम यही मान के चलते थे कि इसने जो बताया वह सत्य है, उसको मैंने ग्रहण कर लिया। लेकिन अब असंख्य दृष्टिकोण है, अब असंख्य सत्य की खोज होगी। किस सत्य को मैं ग्रहण करूं, किस सत्य को मैं स्वीकार ना करूं, कौन सा सत्य मेरे लिए अनुकरणीय है, यह एक भ्रामक स्थिति बन गई। और जब विभिन्न प्रकार की असंख्य विचारधाराएं होंगी, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं में अपनी अपनी विचारधारा को आदमी विजयी करना चाहेगा,
तो वहाँ पर वैचारिक संघर्ष की स्थिति होगी, वैमनस्यता बढ़ेगी, घृणा के बीजारोपण होंगे और स्थितियां यह होगी कि समाज में एकता के स्थान पर अराजकता बढ़ेगी। ये सबसे बड़ी आलोचना उत्तर आधुनिकतावाद की होती है। एक आलोचना इसकी यह भी होती है कि उत्तर आधुनिकतावाद ने जहां मार्क्सवाद का और प्रकारवाद का विरोध किया, वहीं इसके समर्थक विद्वानों ने या इसको प्रतिपादित करने वाले विद्वानों ने स्वयं मार्क्सवाद का पक्ष लिया है। उनकी सारी विवेचनाओं में कहीं न कहीं मार्क्सवाद परिलक्षित होता है। अब इन सारी चर्चाओं के बाद जो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन आलोचनाओं के बावजूद उत्तर आधुनिकतावाद ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान समाज में बनाया है। कहीं न कहीं उत्तर आधुनिकतावाद हमारे समाज के परिवर्तित स्वरूप का एक प्रतिबिंब है, जो कि समाज की दिशा को निर्धारित करता है कि समाज किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है। यदि इस उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताओं को आत्मसात करते हुए हम मानवतावादी दृष्टिकोण को साथ लेते हुए समाज का विकास करें, तो निसंदेह हम एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर आधुनिकतावाद का व्याख्यान आज यहीं समाप्त।